हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा एक नया चैप्टर, एक नया टॉपिक और एक नया हमारा एपिसोड शुरू करेंगे जिसको कि हम जानेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के नाम से। अब ये जो आपका एक टॉपिक है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अब चाहे आप सीए में हैं, चाहे आप सीएस के कर रहे हैं, चाहे आप सीएमए कर रहे हैं, चाहे आप एलएलबी कर रहे हैं, या आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाने के देख रहे हैं, उसके अंदर आपके ये वाला टॉपिक हर जगह इम्पोर्टेंस रखता है। अब हालांकि होने को ये बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपकी ये पूरी सीरीज़, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की सीरीज़, 12 लेक्चर से लेकर 14 लेक्चर तक ख़त्म करवा दी जाए। और मेरी कोशिश रहेगी कि आपको पर लेक्चर 10 सेक्शन से लेकर 15 सेक्शन तक मैं करवा सकूँ। और आप अगर इसको ध्यान से देख लेंगे तो ये मेरी गारंटी है कि आप जो है, एक एक सेक्शन आपको याद हो जाए। करना आपको है, कराना मेरे को है, हम दोनों की आपसदारी रहेगी। अब हम शुरू करते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। अब अगर हम बात करें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की, अब ये तो वो बातें हो गई जो हमारे एक्ट में लिखी हुई, लेकिन इससे पहले हम कुछ चीज़ें समझते हैं कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते क्या है, कैसे आए, क्या इनकी आवश्यकता पड़ी, और भी कुछ इंपॉर्टेंट बात है। तो अगर हम इसकी बात करें, थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन की बात करें, तो हम देखें कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते क्या हैं। अगर हम बात करें इसके इंट्रोडक्शन की, तो हम देखें कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते क्या है। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आपका कोई भी बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, कोई भी आपका चेक हो गया, कोई भी आपका प्रोमिसरी नोट हो गया, ये सब होते हैं आपके बिल्स ऑफ, और ये सब होते हैं आपके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि हमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की आखिर ज़रूरत पड़ी तो पड़ी क्यों। अब सपोज मान लीजिए आपके पास एक ब्रीफ केस है, ये आपका ब्रीफ केस है, इसके अंदर आपके पास पड़े हैं 2 करोड़ रुपए। कितने रुपए? 2 करोड़ रुपए। और आप हो यहाँ पर मिस्टर ए, आपके पास पड़े हैं 2 करोड़ रुपए। अब आपको इसका सामान खरीदना है मिस्टर बी से, या फिर ये पैसे आपको पहुंचाने मिस्टर बी को। अब आपके पास एक रास्ता तो ये है कि आप वहां पर ट्रैवलिंग करके जाएं और ये पैसे उनको पहुंचा दें, या फिर आपके पास एक रास्ता है कि आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करें। अब हालांकि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करने से पहले हम जानते हैं कि अगर आप बाय ट्रैवलिंग गए तो आपके पास जोखिम कितना है। गाड़ी से गए, रॉबरी हो सकती है, ट्रेन से गए, स्नैचिंग हो सकती है, या कुछ भी हादसा हो सकता है, क्योंकि इतना बढ़िया अमाउंट है, कौन छोड़ेगा? कोई नहीं छोड़ेगा, अच्छी बात है। अब यहाँ पर ये हुआ कि मिस्टर ए है, इनके पास 2 करोड़ रुपए, और इनको मिस्टर बी से क्या खरीदना था? सपोज कर लीजिए इनका बिजनेस है लाइट्स का, तो ये मिस्टर बी से लाइट्स का रॉ मटेरियल खरीदना चाहते हैं। अब हुआ ये कि मिस्टर बी से ये सामान कितना खरीदेंगे? 2 करोड़ का। अब या तो इनके पास ऑप्शन, अब ये रहते हैं मिस्टर ए दिल्ली में और मिस्टर बी रहते हैं बॉम्बे में। अब या तो ये मिस्टर ए 2 करोड़ रुपए लेके खुद जाएं उनके पास, लेकिन जोखिम कितना है, या फिर मिस्टर ए कोई मिस्टर सी को भेजे पैसा लेके। अब यहाँ पर अगर ये मिस्टर सी पैसा लेके भाग गया तो फिर यहाँ पर मिस्टर ए क्या करते हैं? एक चेक बनाते हैं, एक चेक बनाते हैं। किसके नाम का? मिस्टर बी के नाम का। और वो चेक कहाँ जमा कराते हैं? वो चेक जमा करवाते हैं बैंक में। अब बैंक में जमा करवाया और वो चेक, 2 करोड़ रुपए का चेक इनके खाते में चला गया और इनके पास पैसे पहुंच गए। अब यहाँ पे फायदा कितना हुआ? जो इनको ट्रैवलिंग में लगता था वो नहीं लगेगा, जो इनको जान माल का वो खतरा होगा वो नहीं होगा, चोरी होने का कोई डर नहीं। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इसी चीज़ के लिए बनाया गया। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, ये हालांकि आया था ईयर 1881 के अंदर।
इंडिया में आया था ये 1881 के अंदर। अब सवाल ये है कि क्या इससे पहले कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट नहीं हुआ करते थे, या 1881 के बाद ही ये इंस्ट्रूमेंट पैदा हुए हैं? तो हमारा आंसर होगा नहीं, उससे पहले भी हुआ करते थे। और उस टाइम पर एक इससे पहले एक फेमस हुआ करता था इंस्ट्रूमेंट, जिसको हम जानते हैं किसके नाम से? हुंडी के नाम से। किसके नाम से जानते हैं? हुंडी के नाम से। और हुंडी कहाँ से आया? हुंडी आया हुंड से। और हुंड एक संस्कृत वर्ड है, जिसका की अर्थ है क्या? इकट्ठा करना। हुंडी आया हुंड से। अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के आने से पहले हुंडी सिस्टम चलता था। हालांकि अभी भी कई पार्ट्स में चलता है इंडिया के, लेकिन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आने से पहले, इस एक्ट के आने से पहले हुंडी सिस्टम बहुत चलता था। अब इस हुंडी सिस्टम में होता क्या था? ये मिस्टर आपके ए हैं, इनके पास 2 करोड़ रुपए पड़े हैं। अच्छी बात है, बहुत रईस आदमी है। ये मिस्टर बी हैं, बॉम्बे रहते हैं। अच्छी बात है, ये भी रईस कंपनी है। अब हुआ ये, मिस्टर ए को ये पैसे बॉम्बे पहुंचाने थे। बॉम्बे पहुंचाने थे। अब यहाँ पर अगर वो खुद जाते 2 करोड़ रुपए लेके, तो चोरी होने का डर था, रॉबरी होने का डर था, मार पिटाई होने का डर था, जान का जोखिम था, सब कुछ था। अब इन्होंने क्या किया, ये मिस्टर ए रहते थे दिल्ली में, इनको पैसे भिजवाने थे बॉम्बे। अब इसने क्या किया, दिल्ली में ही एक आदमी था, मिस्टर एम एल। मिस्टर एम एल ए ने इससे संपर्क किया कि भाई मेरे पास ये 2 करोड़ रुपए हैं, और ये 2 करोड़ रुपए आपको बॉम्बे पहुंचाने हैं। आपको बॉम्बे पहुंचाने हैं। तो एमएल ने बोला पहुंच जाएंगे, लेकिन इसकी कुछ कमीशन लगेगी। ए बोला ओके बहुत बढ़िया, पहुंचा दे। एमएल ने बोला पर लाख 1,000 रुपए लगेंगे। ये कुछ भी अमाउंट हो सकता है, ये एग्जांपल ले रहा हूँ। पर लाख 1,000 रुपए लगेंगे। ए ने बोला कोई बात नहीं, पहुंचा दे। अच्छी बात है। अब क्या हुआ, जब इन दोनों के बीच में डीलिंग हो गई, तो हुआ ये कि एमएल ने एक पर्ची जारी कर दी, पर्ची बना दी, जिसमें ये लिखा था कि इस आदमी को ये अमाउंट दे दिया जाए। अब जब ये पर्ची दे दी, तो एमएल ने वो 2 करोड़ रुपए इससे लेकर के, ए से लेकर के वो 2 करोड़ रुपए, वो इससे 2 करोड़ रुपए अपने पास रख लिए। अब इस एमएल का एक आदमी बॉम्बे बैठता है। कहाँ बैठता है? बॉम्बे बैठता है। अब वो मान लो कोई सीएल है, एमएल का भाई सीएल, वो बैठता है बॉम्बे। अब जैसे ही ए ने इसको पैसे दिए और कमीशन दी, तो एमएल ने अपने भाई को फ़ोन किया कि भाई मेरे पास ऐसे ऐसे पैसे आ रखे हैं, तेरे को ये पैसे मिस्टर बी को पहुंचाने हैं। तेरे को ये पैसे मिस्टर बी को पहुंचाने हैं। मतलब ये हुआ कि पैसे तो दिल्ली में रह गए, लेकिन इनके पास एक एडवांस अमाउंट होता है हर टाइम पे, तो वो ए के पैसे अब बी को मिल जाएंगे। तो इससे क्या हुआ, इससे हुआ ये कि भाई जो ए को जान का खतरा था, चोरी का खतरा था, वो तो खत्म हो गया, और पैसे जिसके पास पहुंचने थे वो पहुंच भी गए। अब वो अलग मैटर है कि इन पैसों का वो क्या करेंगे, वो उससे हमें कुछ मतलब नहीं। हमें सिर्फ ये देखना है कि ये जो पैसों का एक्सचेंज हो रहा है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आने से पहले भी होता था। और ये बहुत पॉपुलर सिस्टम हुआ करता था, कौन सा? हुंडी सिस्टम। जिसके अंदर अब ए को ये पर्ची दे देगा एमएल, और ये अब ये पर्ची ए जो है बी के पास पहुंचा देगा किसी भी तरीके से। अब जैसे ही ये जो बी है, ये पर्ची लेके सीएल के पास पहुंचेगा, तो उस पर्ची के बेस पर ये सीएल बी को वो अमाउंट दे देगा जो ए ने देने के लिए बोली थी। पैसा एक्सचेंज हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक कि अब इसी को बोलते हैं हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जिससे कि एक छोटे से पेपर की वजह से हमारा सारा ट्रांजैक्शन भी पूरा हो गया, और हम किसी की आंखों में भी नहीं आए। जान माल का खतरा भी बच गया, चोरी भी बच गई। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब ये तो हो गई बात हुंडी की। अब हुंडी के बाद अब ये हमारे आते हैं कुछ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि चेक हो गए,
हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया, प्रॉमिसरी नोट हो गया। अब वो क्या क्या होंगे वो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। अभी सिर्फ हमारा जानने का ये पर्पस था कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्चुअली में होता क्या है। ऐसे इंस्ट्रूमेंट, ऐसे डॉक्यूमेंट्स जिसकी वजह से, जिसके कारण से एक जगह से दूसरी जगह पर हम अमाउंट ट्रांसफर कर देते हैं। आज के सिनेरियो में हम एग्जांपल लेते हैं। आप बैंक जाते हैं, एग्जांपल एक और ले लेता हूं मैं, आपको और क्लियर समझ में आ जाएगा। ये तो चलो पहले वाला एग्जांपल था। अब मैं आपके सामने एक लेटेस्ट एग्जांपल लेता हूँ। अब मिस्टर ए हैं, मिस्टर ए हैं, कहाँ रहते हैं? दिल्ली में। कहाँ रहते हैं? दिल्ली में। अब एक मिस्टर बी है, ये कहाँ रहते हैं? राजस्थान में। अब बी का फोन आया ए के पास कि भाई मेरे को 5,000 रुपए की आवश्यकता है, जल्दी भेज। मेरे को 5,000 रुपए तक की आवश्यकता है, जल्दी भेज। अब क्या हुआ? अब कैश कैसे भेजेगा? पैसे कैसे भेजेगा? ए बोलेगा भाई तू अपना अकाउंट नंबर दे और बैंक का नाम बता। बी ने बोला कि मेरा बैंक है एसबीआई, या कोई भी बैंक हो सकता है, और अकाउंट सो एंड सो है। तो अब ये ए क्या करेगा? दिल्ली में उसके आसपास की कोई एसबीआई की ब्रांच में जाएगा और एक वहां से पकड़ेगा क्या? डिपॉजिट स्लिप। उस स्लिप के अंदर ए बी का अकाउंट नंबर डालेगा, बी की ब्रांच डालेगा, और अगर अमाउंट थोड़ी हैवी हुई तो आईएफएससी कोड वगैरह भी डालेगा, लेकिन वो बात की बात है। अभी हमें समझना क्या है? बी के अकाउंट नंबर डालेगा, बी की ब्रांच डालेगा। अब वो सैलरी स्लिप जब वो अपनी इस वो डिपॉजिट स्लिप जब वो इस बैंक में जमा करेगा विद कैश, तो इसका जो 5,000 रुपये का कैश है जो इसको भेजना था, 5,000 रुपये, वो ऑटोमेटिक बी के एसबीआई वाले खाते में पहुंच जाएगा। तो हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि बिना ए के गए ए ने बी को पैसे पहुंचा दिए। तो ये जो डिपॉजिटरी स्लिप है ना, ये भी अपने आप में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। यहाँ तक की बात क्लियर है? ये मैंने आपको जस्ट एग्जांपल दिए हैं। अब हम देखते हैं आगे कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के एक्ट में क्या लिखा है। अब हम किसी भी एक्ट की अगर बात करें तो उसमें सबसे पहला सेक्शन आता है, सेक्शन 1, जो कि बात करता है शॉर्ट टाइटल की। अगर हम बात करें शॉर्ट टाइटल की, दिस एक्ट मे बी कॉल्ड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, कि ये एक्ट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कहलाया जाएगा। और ये तो हर एक एक्ट का सेक्शन वन कहलाया, सेम बात बोलता है कि ये एक्ट इस नाम से जाना जाएगा। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। अब लोकल एक्सटेंट सेविंग ऑफ यूसेज रिलेटिंग टू हिंडीज, मतलब ये जो एक्ट है हुंडीज पर भी लागू होगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हुंडीज जो हैं वो सबसे पहले नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट थी इस एक्ट के आने से पहले, क्योंकि हुंडीज का चलन शुरू हो गया था 16th सेंचुरी के अंदर। यहां तक की बात क्लियर है? अब इसकी जो कमेंसमेंट है पूरे इंडिया पर है। अब पूरे इंडिया की अगर हम कहानी समझें, 31/10/2019 इस तारीख से पूरी इंडिया पर लागू हो गया है। क्यों? क्योंकि एक एक्ट आया था, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, इस एक्ट के पास होने के बाद से, इस एक्ट के एनफोर्स होने के बाद से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पूरे भारत पर लागू होने लग गया है। उससे पहले जम्मू एंड कश्मीर पर लागू नहीं होता था, क्योंकि भारत के बाकी कानून भी लागू नहीं होते थे। लेकिन जब से ये जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ है, एनफोर्स हुआ है, उस तारीख से जम्मू एंड कश्मीर पर भी और पूरे इंडिया पर भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट लागू हो गया है। यहां तक की बात क्लियर है? बट नथिंग हेयर इन कंटेंट अफेक्ट द इंडियन पेपर करेंसी एक्ट। अब ये बात है कि
नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आने से जो भारत की करेंसी है, जो भारत के नोट है, उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भारत की करेंसी, भारत के नोट, भारत के कॉइन्स, उनका अलग अपना महत्व है, इनका अलग महत्व है। मतलब अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आ गया है तो वो किसी भी तरीके से भारत की करेंसी को रिप्लेस नहीं कर सकता। यहां तक की बात क्लियर है। अब हम देखते हैं प्रोवाइडेड सच यूसेज में बी एक्सक्लूडेड बाय एनी वर्ड्स in the body of the instrument which indicate the intention that the legal relation of the party shall be governed by this act। अब लीगल इंटेंशन कैसे क्रिएट होगी? जब मैंने आपके नाम पे कोई चेक इशू कर दिया। अब जैसे चेक इशू कर दिया, वो चेक मैं क्यों इशू करूंगा? कोई आप मेरे काम भी तो करोगे उसके बदले में, या ऐसे कर दूंगा? अब जैसे चेक इशू कर दिया तो हम दोनों के आपस में लीगल ऑब्लिगेशन चल गई है, स्टार्ट हो गई। अब वो कैसे होंगी, वो जब हम आगे बढ़ेंगे तब आपको एक एक करके बताऊंगा। अब बिगेल से आपको इतना याद रखना है। और अगर हम बात करें इसकी डेट ऑफ एनफोर्समेंट की, शैल कम इनटू फोर्स कब? 1 मार्च 1882। इसके एनफोर्समेंट डेट आपसे पूछेगा 1 मार्च 1882। आपके लिए होमवर्क है, इसकी एनेक्टमेंट डेट आपको ढूंढनी है और कमेंट बॉक्स में इसको टाइप करना है, और इसका एक्ट नंबर आपको कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना है कि क्या है। आप चाहे ये क्लास आप लाइव देखो, चाहे आप एक दिन बाद देखो, चाहे साल भर बाद देखो, जब भी आप देखो आपको एनेक्टमेंट डेट, एक्ट नंबर कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। देखते हैं आगे। सेक्शन 2 हमारा रिपील्ड है। सेक्शन 2 हमारा रिपील्ड है। अब आजकल क्वेश्चन में क्या पूछ लेता है आपसे कि वो रिपील्ड कौन से अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा हुआ है? तो वो हुआ है अमेंडिंग एक्ट 1891 से। आपसे पूछ सकता है ये। तो आपको ये भी याद रखना है कि ये जो सेक्शन 2 रिपील्ड हुआ है, ये हुआ है अमेंडिंग एक्ट 1891 से। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब हम देखते हैं सेक्शन 3। सेक्शन 3 की अगर हम बात करें तो ये बात करता है इंटरप्रिटेशन क्लॉज की, मतलब डेफिनेशन पार्ट। और इसमें सिर्फ एक ही डेफिनेशन रखी, किसकी? बैंकर की। बैंकर कौन होता है? बैंकर वो हर एक आदमी होगा जो बैंक में काम कर रहा होगा और जो पोस्ट ऑफिस में काम कर रहा होगा। सिर्फ बैंक की बात नहीं है, पोस्ट ऑफिस में काम करने वाला आदमी भी बैंकर कहलाया जाता है। पोस्ट ऑफिस में काम करने वाला, पोस्ट ऑफिस में कौन से डिपार्टमेंट में? पोस्ट ऑफिस के सेविंग बैंक डिपार्टमेंट में। मतलब बैंक में जो काम कर रहा है वो तो बैंकर है ही। अब जो पोस्ट ऑफिस के सेविंग बैंक होते हैं उसमें भी जो आदमी काम कर रहा है वो भी बैंकर कहलाया जाएगा। क्या लिखा है देखते हैं। बैंकर इंक्लूड एनी पर्सन एक्टिंग एज अ बैंकर, जो बैंक में काम कर रहा हो, या फिर और पोस्ट ऑफिस के सेविंग बैंक में भी जो काम कर रहा होगा ना, वो भी बैंकर कहलाया जाएगा। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब हम देखते हैं सेक्शन 4, जो कि हमारा बात करेगा किसके बारे में? प्रोमिसरी नोट के बारे में। अगर हम बात करें प्रोमिसरी नोट, तो प्रोमिसरी नोट को हम डेफिनेशन में समझने से पहले एक चीज समझते हैं कि प्रोमिसरी नोट होता क्या है। अब जैसे कि आप नाम से समझ पा रहे होंगे, प्रॉमिस मतलब हम किसी को प्रॉमिस कर रहे हैं कि मैं तेरे को इतना रुपए दे दूंगा। अब वो प्रॉमिस लिखित में होगा, उस आदमी के बारे में मेंशन होगा, तब जाके वो बनेगा प्रॉमिसरी नोट। समझ में आई बात? तो देखते हैं प्रॉमिसरी नोट क्या लिखा है। अब प्रॉमिसरी नोट इज द इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, लिखित में है, पहली बात। नॉट बीइंग अ बैंक नोट, कोई भी प्रॉमिसरी नोट बैंक नोट नहीं होगा। कोई भी प्रॉमिसरी नोट करेंसी नोट नहीं होगा। या अगर मैं उल्टा बोलूं, कोई भी करेंसी नोट प्रॉमिसरी नोट नहीं होगा। कोई भी बैंक नोट प्रॉमिसरी नोट नहीं होगा। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले वेदर अ बैंक नोट इज अ प्रॉमिसरी नोट और नॉट, इट इज नॉट अ प्रॉमिसरी नोट। क्वेश्चन में पूछ ले वेदर अ करेंसी नोट इज अ प्रॉमिसरी नोट और नॉट, इट इज नॉट अ प्रॉमिसरी नोट। यहां तक की बात क्लियर है। अब वो लिखित में होगा, उसमें क्या लिखा होगा? कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग
साइंड बाय द मेकर। मेकर कौन हुआ? जो उसके ऊपर लिख रहा है कि मैं इतने रुपए तुमको दे दूंगा। अब वो कैसा होता है उसका अभी हम नीचे स्ट्रक्चर भी देखेंगे। टू पे सर्टेन अमाउंट, एक निर्धारित अमाउंट, अमाउंट फिक्स होगी इसके अंदर, सर्टेन लिखा हुआ है, अमाउंट फिक्स होगी। सर्टेन सम मनी ओनली टू, उस आदमी को जिसके बारे में ये लिखा जा रहा है, ओनली टू द ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन, वो पर्सन भी फिक्स है। या फिर अगर उसका नाम नहीं है आदमी का, तो जिसके हाथ में वो इंस्ट्रूमेंट है उसको पैसे दिए जाएंगे। देखते हैं क्या लिखा है। ये आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, ये है हमारा प्रोमिसरी नोट। अब इसके अंदर क्या लिखा है? आई, जो भी इसको इशू कर रहा है, सपोज मैं मेरा नाम ले लेता हूं, आई मनी सोनी, ठीक है। एग्री एंड प्रॉमिस टू पे, किसको दे रहा हूं? सपोज कोई एक्स वाई जेड है, उसको दे रहा हूं। और ऑर्डर सम ऑफ, कितने रुपए? सपोज 1500 रुपए की बात है, 1500 रुपए फॉर अ वैल्यू रिसीव विद इंटरेस्ट। अब इसके अंदर चाहे इंटरेस्ट देना है या नहीं देना, अगर इसमें लिखा हुआ ना इंटरेस्ट है तो मुझको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। अगर इंटरेस्ट नहीं होता तो मैं इंटरेस्ट पे नहीं करता। अब सपोज कर लो इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% मान लेते हैं, पेबल ऑन और आफ्टर, सपोज कर लो 15 जुलाई 2021, और यहां पर मैंने अपने साइन मार दिए, ठीक है। अब जैसे ही मैंने यहां पर अपना नाम लिखा तो मैं बन गया मेकर, और किसी और का, और जिसके नाम पे लिखा है वो बन गया पेई। अब मेरी ऑब्लिगेशन बन गई कि मैं इस आदमी को 15 जुलाई 2021 के बाद या 15 जुलाई 2021 को इतना अमाउंट दे दूं, अलॉन्ग विद इतना इंटरेस्ट। जैसे ही मैंने इसके ऊपर साइन कर दिया और ये सब चीज़ें लिखी, मेरी ऑब्लिगेशन बन गई कि भाई मेरे को तो अब इसको देने पड़ेंगे। ये तो बात समझ में आती है। अब इसके अंदर हम एक और चीज़ समझते हैं। अब सपोज कर लो इसके ऊपर ये ऑप्शन नहीं होता अपने पास, ये नाम नहीं होता अपने पास, और मैं इसके ऊपर लिख देता बियरर, इसके ऊपर मैं लिख देता बियरर। तो ऐसा मान लेना कि अगर मैंने इसके ऊपर ऐसे लिख दिया और ये गलती से मेरी जेब से गिर गया और कोई मिस्टर एबीसी इसको उठा करके ले गया, तो अब बियरर कौन हुआ? एबीसी, क्योंकि उसके हाथ में है। बियरर का मतलब वो हो गया ऐसा आदमी जिसके हाथ में इंस्ट्रूमेंट है, तो उसको 1500 रुपये दे दिए जाएंगे। यहाँ तक की बात क्लियर है? अगर स्पेसिफिक आदमी लिख रखा है तो उसको मिलेंगे, अगर लिखा है बेयरर तो जिसके हाथ में उस टाइम पे वो मौजूद है उसको मिलेंगे। यहाँ तक की बात क्लियर है? आई थिंक आपको भी ये प्रॉमिसरी नोट समझ में आ गया होगा किस टाइप का दिखता है। हालांकि ये इसका कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है, स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है, लेकिन इस टाइप का जनरली होता है। वो आप किसी भी तरीके से लिख सकते हो, किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो, बस सामने वाले को समझ में आनी चाहिए, आपको समझ में आनी चाहिए। यहाँ तक की बात क्लियर है? अब हम इन इलस्ट्रेशन से देखेंगे कि कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्रोमिसरी नोट है और कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्रोमिसरी नोट नहीं है। देखते हैं। पहला, आई प्रॉमिस टू पे बी और ऑर्डर ₹500। मैं बी को प्रॉमिस करता हूं 500 रुपए देने का। अब क्या यहाँ पर ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये प्रोमिसरी नोट है? हमें क्या देखना है? मैंने प्रॉमिस किया किया क्या किया? पेमेंट करने किया। किसको किया? बी, मतलब यहाँ पे आदमी स्पेसिफिक है, अमाउंट स्पेसिफिक है, तो ये प्रॉमिसरी नोट बन गया। ये प्रॉमिसरी नोट बन गया। यहां तक की बात क्लियर है? अगला देखते हैं। आई एक्नॉलेज माई सेल्फ टू बी इंडेप्टेड टू बी, मतलब मैं ये घोषणा करता हूं कि मैंने बी से उधार लिए थे 1000 रुपए, और जब भी बी मांगेगा तो मैं उसको 1000 रुपए दे दूंगा। अब यहां पर उसने क्या किया? घोषणा करी। ये भी एक प्रॉमिस होता है, बहुत अच्छी बात है। किसकी करी? कि वो उसका डेटर है,
तो मतलब बी इसका क्या हुआ, क्रेडिटर हुआ, अच्छी बात है। कितने रुपए है, 1000 रुपए। अमाउंट स्पेसिफिक है, बिल्कुल है। प्रॉमिस करने का प्रॉमिस किया है, पेमेंट करने का प्रॉमिस किया है, पेड ऑन डिमांड। पेमेंट का प्रॉमिस किया है, बिल्कुल किया है। तो ये भी प्रॉमिसरी नोट बन जाएगा। प्रॉमिसरी नोट बन जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, मिस्टर बी ने बोला आई ओ यू, मतलब मैंने तुमसे 1000 रुपए लिए हैं। मिस्टर बी ने बोला, सपोज मेरे को बोला कि मैंने तेरे से 1000 रुपए लिए हैं, तो क्या अब ये प्रॉमिसरी नोट बनेगा? यहां पे सिर्फ इतना बोला कि मैंने तेरे से 1000 रुपए लिए हैं, पेमेंट का प्रॉमिस नहीं किया। अमाउंट स्पेसिफिक है, मानता हूं। आदमी भी स्पेसिफिक है, ये भी मानता हूं। लेकिन यहां पर पेमेंट का प्रॉमिस नहीं है, क्योंकि अगर हम ऊपर देखें, क्या है, एग्री और प्रॉमिस टू पे। लेकिन क्या इस एग्जाम्पल में प्रॉमिस टू पे है? इस एग्जाम्पल में प्रॉमिस टू पे नहीं है, तो ये प्रॉमिसरी नोट नहीं बनेगा। प्रॉमिसरी नोट नहीं बनेगा। यहां तक की बात क्लियर है? अगला एग्जाम्पल देखते हैं। आई प्रॉमिस टू पे बी 500 रुपए एंड ऑल अदर सम्स विच शैल बी ड्यू टू हिम। अब आप बताओ कि ये जो है प्रॉमिसरी नोट बनेगा या नहीं बनेगा? बहुत सारे बच्चे बोलेंगे बनेगा। उनके लॉजिक बताता हूँ कैसे बनेगा। आप बोलोगे पार्टी स्पेसिफिक है, बिल्कुल है। अमाउंट स्पेसिफिक है, बिल्कुल है। लेकिन ये जो ऑल अदर सम है, हमें क्या पता है और कितने हैं? अब ऐसे तो इसने बोल दिया 500 रुपए का है, अब ये कल को छाती पे आ जाए 5 लाख रुपए का बिल लेके, तो हम कहाँ से देंगे? अमाउंट स्पेसिफिक नहीं है ना, तो ये भी प्रॉमिसरी नोट नहीं होगा। ये भी प्रॉमिसरी नोट नहीं होगा, ठीक है। अगला देखते हैं। आई प्रॉमिस टू पे बी 500 रुपए, फर्स्ट डिडक्टिंग देयर आउट एनी मनी विच ही में ओज मी। अब भैया इसने तेरे से पहले से कौन से पैसे ले रखे हमें क्या पता, हम तो खाली इसी की बात करेंगे 500 रुपए की। अब तेरा इसका पहले का क्या हिसाब किताब है, तू इसके कितने रुपए काटेगा, कितने रखेगा, उससे हमारा कोई मैटर नहीं है। या तो तू इसमें अमाउंट वो डालता जो काट पीट के बन रही थी, तो ये भी प्रॉमिसरी नोट नहीं है। एफ आई प्रॉमिस टू पे बी 500 रुपए 7 days आफ्टर माई मैरिज विद सी। अब इसकी शादी कब तो होगी, कब वो 7 दिन पूरे होंगे और कब ये पेमेंट करेगा? हाँ, अगर ऐसे लिखा होता, आई प्रॉमिस टू पे बी 500 रुपए 7 days आफ्टर माई मैरिज विद सी ऑन 1 जुलाई, तो हम 1 जुलाई से लेकर 7 दिन गिन लेते, 8 जुलाई हो जाता, तो ये हो जाता प्रॉमिसरी नोट। लेकिन यहाँ पर तो डेट स्पेसिफिक ही नहीं है। अब चाहे शादी आज हो, कल हो, 20 साल बाद हो या हो ही ना, तो ये भी प्रॉमिसरी नोट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये डेट स्पेसिफिक नहीं है। ये बात समझ में आती है? अब हम देखते हैं। आई प्रॉमिस टू पे बी 500 रुपए ऑन डीज डेथ। अब अगर डी मरेगा तो मैं तेरे को पैसे दूंगा। भाई कब मरेगा? आज मर रहा है क्या? नहीं ना, सर्टेनिटी नहीं है ना, तो ये भी प्रॉमिसरी नोट नहीं होगा। ये भी प्रॉमिसरी नोट नहीं होगा। अब हम देखते हैं एच। आई प्रॉमिस टू पे बी 500 रुपए एंड टू डिलीवर हिम माई ब्लैक हॉर्स ऑन 1 जनवरी नेक्स्ट। मतलब क्या हुआ? आई प्रॉमिस टू पे बी 500 रुपए एंड टू डिलीवर हिम माई ब्लैक हॉर्स ऑन 1 जनवरी नेक्स्ट। अब ये नेक्स्ट का मतलब क्या हुआ? 2021 की, 2022 की, 2023 की, या 2050 की? कौन सी? नेक्स्ट तो मतलब नेक्स्ट ही हो गई। हाँ, ऐसे लिखा होता 2022 लिखा होता तभी हो जाता प्रॉमिसरी नोट, लेकिन यहाँ पे तो कोई ईयर ही मेंशन नहीं है, तो ये भी प्रॉमिसरी नोट नहीं होगा। यहाँ तक की बात क्लियर है? द इंस्ट्रूमेंट
रिस्पेक्टिवली मार्क्ड ए एंड बी आर प्रोमिसरी नोट, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ स्पेसिफिक था, अमाउंट, पार्टी, डेट सब स्पेसिफिक था, लेकिन जो CDEFGH है ये प्रोमिसरी नोट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ मिसिंग है। यहाँ तक की बात क्लियर है? आई थिंक आपको प्रोमिसरी नोट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं हमारा अगला टॉपिक सेक्शन 5, जो कि बात करता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है, लिखित में होता है, इन राइटिंग होता है, कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर होता है, ऊपर वाली बात है प्रॉमिसरी नोट वाली, साइंड बाय मेकर होता है, ऊपर वाली बात है, डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू पे a certain amount of money only to or to order of a certain person or a bearer of the instrument। यहां तक की बात क्लियर है? ऊपर वाली और नीचे वाली बिल्कुल सेम चल रही है अभी तक की बात। अब देखते हैं, अ प्रॉमिस और ऑर्डर टू पे इज नॉट कंडीशनल। मतलब जो हम प्रॉमिस करेंगे या जो ऑर्डर टू पे होगा वो कंडीशनल नहीं होगा। मतलब जो हम ऊपर देख के आए थे, अगर मेरी इससे शादी हो गई तो कोई कंडीशन नहीं लगाएंगे, पेमेंट करनी है तो करनी है, कोई कंडीशन नहीं होगी कि अगर मेरी इससे शादी हो गई तो मैं पैसे दूंगा, या अगर वो मर गया तो मेरे को पैसे मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कंडीशन तो यहाँ पे रखनी ही नहीं है। विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 4, ऊपर पढ़ के आए थे हम प्रॉमिसरी नोट के बारे में, उसके अलावा की बात कर रहे हैं। बाय रीजन ऑफ द टाइम फॉर द पेमेंट ऑफ द अमाउंट और एनी इंस्टॉलमेंट देयर ऑफ being expressed to be lapse of certain period after the occurrence of specified event which, कोई एक स्पेसिफिक टाइम दे दिया गया है, कोई इवेंट दे दिया गया उसके होने के बाद, अकॉर्डिंग टू द ऑर्डिनरी एक्सेप्शंस ऑफ मैनकाइंड, कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियों को छोड़ करके, इज सर्टेन टू हैपन ऑल दो द टाइम ऑफ इट हैपनिंग मे बी अनसर्टेन। समय ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन कंडीशन नहीं लगेगी। द सम पेबल इज सर्टेन, ऊपर भी सर्टेन था, यहाँ पर भी सर्टेन है। अमाउंट फिक्स होना चाहिए विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 4, पढ़ के आए थे अभी हम प्रोमिसरी नोट में, अमाउंट फिक्स होता है। ऑल दो इट इंक्लूड फ्यूचर इंटरेस्ट, वो अब इसके अंदर भी फ्यूचर इंटरेस्ट हो सकता है जैसे उसमें था। और पेबल एट इंडिकेटेड एट द रेट ऑफ एक्सचेंज, जो उस समय पर चल रहा होगा। अब इसके अंदर तो हमने फिक्स कर रखा था ना प्रोमिसरी नोट के अंदर कि इतने % हम देंगे, फिक्स था। लेकिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर जो उस टाइम का चल रहा होगा, करंट चल रहा होगा, उसके अकॉर्डिंग होगा। तो यहाँ पर इंटरेस्ट फिक्स नहीं होगा, वो फ्लेक्सिबल हो सकता है। यहाँ तक की बात क्लियर है? और अकॉर्डिंग टू द कोर्स ऑफ एक्सचेंज, जो भी उन दोनों के आपस में बातचीत हुई होगी उस हिसाब से। एंड ऑल दो द इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड दैट ऑन डिफॉल्ट ऑफ द पेमेंट ऑफ द इंस्टॉलमेंट द बैलेंस अनपेड शैल बिकम ड्यू। मतलब जैसे ही आपने कोई इंस्टॉलमेंट छोड़ दी तो आपका जो बकाया है वो ड्यू हो जाएगा, मतलब आप उससे मुक्त नहीं होंगे। द पर्सन टू होम इट इज क्लियर दैट द डायरेक्शन इज गिवन और द पेमेंट इज टू बी मेड मे बी सर्टेन पर्सन, हो सकता है विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 4, ऑल दो ही इज मिस नेम्ड और डेजिग्नेटेड बाय डिस्क्रिप्शन ओनली। मतलब ये है कि एक तरीके से सेक्शन 4 से मिलता जुलता है, मतलब प्रोमिसरी नोट से मिलता जुलता है। इसका फॉर्मेशन देखते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज है ये, अमाउंट बता दिया गया है, इतने रुपए तक का होगा, मतलब ये मैक्सिमम इतने रुपए तक का होगा, ठीक है। डेट बता दी गई है, टर्म 1 मंथ आफ्टर द डेट पे मिस्टर ए और ऑर्डर सम इतना फॉर वैल्यू रिसीव। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर स्टैम्प लगती है, यहाँ पर स्टैम्प लगती है। अब यहाँ पर अमाउंट कह दिया कि मैक्सिमम लिमिट कितनी है इसकी, 50,000, ये मैक्सिमम लिमिट है। अब ये इतने का भी बन सकता है, ये इतने का भी बन सकता है, लेकिन ये इतने का नहीं बन सकता, ये इतने का नहीं बन सकता। इस अमाउंट से कम का बन सकता है या इस अमाउंट तक का बन सकता है, लेकिन ज़्यादा का नहीं बन सकता। और अगर ज़्यादा का बन गया और हमने फिर भी इसको रिसीव कर लिया तो इसमें फॉल्ट हमारा है। और वो फॉल्ट कैसा होगा जब हम होल्डर इन ड्यू कोर्स पढ़ेंगे तब बताऊंगा मैं आपको।
मतलब इसके अंदर ये है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर एक अमाउंट फिक्स की जाती है, उसके ऊपर स्टैंप लगा दी जाती है और लिखा जाता है कि आज के दिन से इतने टाइम बाद ये पेमेंट होगी। तो ये होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। एक्सेप्ट करने वाले के साइन होते हैं, एक्सेप्ट करवाने वाले के एक्सेप्ट करने वाले के साइन होते हैं और इशू करने वाले के साइन होते हैं। फॉर्मेट डिफरेंट हो सकता है लेकिन मैटर यही रहेगा। यहाँ तक की बात क्लियर है? अब हम देखते हैं हमारा अगला इंस्ट्रूमेंट जो हम बहुत यूज़ करते हैं, चेक। चेक तो आप सभी जानते होंगे चेक होता क्या है। नहीं जानते तो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। चेक भी एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। चेक क्या है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। ड्रॉन ऑन स्पेसिफिक बैंकर, एक स्पेसिफिक बैंकर के ऊपर ड्रॉन होगा। एंड नॉट एक्सप्रेस टू बी पेबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड। इसका मतलब क्या हुआ? जिस आदमी के नाम से हम चेक बनाएंगे उसी आदमी को होगा, जिस आदमी के बैंक के नाम से बनाएंगे उसी आदमी के बैंक के पास जाएगा, और किसी तरीके से नहीं जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई? इट इंक्लूड इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ ट्रंकेटेड चेक। अब ये ट्रंकेटेड चेक क्या होते हैं? अब पहले क्या होता था कि हमने चेक जमा करवा दिया, अब वो चेक की हार्ड कॉपी जिस बैंक में वो चेक जमा करवाया वहां से जिस बैंक से पैसे आने उसके पास पहुंचते थे। तो उसमें ये दिक्कत होती थी कि जब हम ट्रैवलिंग करें तो वो चेक खो जाता था, या चेक फट जाता था, या कुछ भी मिसहैपनिंग हो सकती थी। तो अब इसके अंदर क्या होता है कि हम उस चेक की इमेज भेज देते हैं थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मेल, किसको? जिससे हमें पैसे लेने हैं, फिर वहां से वेरीफाई हो जाता है। मतलब हम एक चेक को एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर कर रहे हैं वाया इमेज, वाया इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। अब इससे क्या होगा? जो रास्ते में चेक गुम होने की संभावना होती थी वो खत्म, जो चेक फटने की संभावना होती थी वो खत्म, जो मिस हैपनिंग होती थी वो खत्म। तो बस यही है कि एक चेक को एक ब्रांच से, एक बैंक से दूसरे बैंक में कैसे भेजा जाए इलेक्ट्रॉनिकली, तो वो हो गया ट्रंकेटेड चेक। एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन, द एक्सप्रेशन। आप देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और ट्रंकेटेड चेक का मतलब क्या होता है, हालांकि मैंने आपको बता दिया है, डेफिनेशन में भी एक बार पढ़ लेते हैं। अगर हम बात करें डेफिनेशन की, अ चेक इन अ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म means a check which contain exact mirror image of a paper check, मतलब उसकी फोटो, and is generated, written and signed in a secure system ensuring a minimum safety standard। उसके अंदर सारे सिक्योरिटी मेजर्स लिए जाएंगे, एंड यूज डिजिटल सिग्नेचर, और उसके अंदर डिजिटल सिग्नेचर यूज होंगे, विद और विदाउट बायोमेट्रिक सिस्टम, एंड एसेट्रिमिक क्रिप्टो सिस्टम। ये वो सिस्टम होता है कि आपके सर्वर में आपके साइन ले लिए जाते हैं और आपके साइन उस चेक के ऊपर लगा के भेज दिया जाता है। यहाँ तक की बात है, मतलब एक चेक की एग्जैक्ट इमेज बना करके भेज देना। अगर आपको ध्यान हो तो पहले मशीनें लगा करती थी, उसमें होता ये था, सपोज आपका कोई XYZ बैंक है। अब आपने क्या किया, एक एक यहाँ पे ये इनकी मशीन है, एक यहाँ पे इनकी मशीन है। अब इसके अंदर हुआ ये, इसके अंदर आपका एक चेक जाता था, इसके अंदर आपका चेक जाता था। अब जब आपने चेक डाला तो ये चेक तो इस मशीन में गया, और उसकी एग्जैक्ट कॉपी प्लेन पेपर पे, ग्लॉसी पेपर पे, छोटे इमेज में इस तरीके से आती थी एग्जैक्ट कॉपी, और उसका जो एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म था इस मशीन में सेव हो जाता था, और इसी मशीन के थ्रू जिस बैंक में वो जाना था वो ऑटोमेटिकली पहुंच जाता था। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं ट्रंकेटेड चेक्स, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म वाला। यहाँ तक ये बात समझ में आती है? अब truncated checks means a check which is truncated during the course of clearing check either by the clearing house। अब clearing house कौन है? जो RBI सेट करता है,
or by the bank whether paying or receiving payment immediately on generating on electronic image। जैसे ही एक बैंक ने जिसके पास चेक आया है वो इमेज उस बैंक के पास भेज दी जिसके पास से उस चेक के बिहाफ पर पैसे आने हैं, उसी टाइम क्या होगा, वो चेक ट्रांसफर हो जाएगा और उसके पैसे जिस खाते में आने थे उसमें आ जाएंगे। सब्सटीट्यूटिंग द फर्दर फिजिकल मूवमेंट। अब इससे क्या हुआ, जो हम चेक भेजते थे फिजिकली वो टाइम कम हो गया, चेक का जो लॉस होता था वो कम हो गया, चेक का जो मिस हैपनिंग होती थी वो कम हो गया। अब हम बात करें अगर क्लियरिंग हाउस की, तो क्लियरिंग हाउस का मतलब क्या हुआ, फॉर द पर्पज ऑफ द सेक्शन एक्सप्रेशन क्लियरिंग हाउस मीन्स क्लियरिंग हाउस मैनेज बाय आरबीआई। ऐसे क्लियरिंग हाउस जो कौन मैनेज करता है, आरबीआई, या क्लियरिंग हाउस रिकॉग्नाइज एज सच बाय आरबीआई। मतलब क्लियरिंग हाउस किसके अंतर्गत कार्यरत होंगे, आरबीआई के अंतर्गत होंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत होंगे। यहाँ तक की बात क्लियर है। ये हमने देखा सेक्शन 6। अब हम देख रहे थे कि चेक होता कैसा, दिखता कैसा है। आई होप आपने चेक देखे भी होंगे बहुत सारे। अब यहाँ पर डलती है हमारी डेट, वो कुछ भी हो सकती है। अब यहाँ पर जिस आदमी को हम पैसा भेज रहे हैं उसका नाम या उसका अकाउंट नंबर आता है। सपोज मेरे को अगर पैसे भेजने हैं किसी XYZ को तो उसका नाम लिखूंगा, जितना अमाउंट लिखना है, जितना अमाउंट भेजना चाहता हूँ वो लिखना है। सपोज मेरे को उसको भेजना है 3 लाख रुपए, 3 लाख। और उसको वर्ड्स में यहाँ लिख दूंगा। और यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर मेरे बैंक का अकाउंट नंबर आएगा, मेरे बैंक का। आप सपोज कर लीजिए मेरा बैंक का अकाउंट नंबर ऐसे कुछ है, तो इसके ऊपर ऑलरेडी मेंशन होता है और यहाँ पर मैं अपने साइन कर दूंगा। और इसके जस्ट पीछे, चेक के पीछे जिसको भेज रहा हूँ उसके अकाउंट डिटेल्स, उसका बैंक का ब्रांच, उसका IFSC कोड वगैरह सब लिख दूंगा। तो अब ये चेक मैं अपनी ब्रांच में जमा कराऊंगा। अब ये चेक जब मैं अपनी ब्रांच में जमा कराऊंगा तो ये जिसके लिए करवाया, सपोज वो दूसरा बैंक है ICICI। अब हालांकि ये चेक सपोज कर लीजिए XYZ बैंक का है, ABC बैंक का है, लेकिन ये मैंने किसके लिए जमा करवाया, ICICI बैंक के लिए करवाया। तो अब ये मेरी ब्रांच से जा करके इसकी ब्रांच में जाएगा। अब पहले क्या होता था कि ये चेक फिजिकल फॉर्म में भेजते थे, अब क्या होगा, इसकी फोटो भेज देंगे। अब वो बैंक वाले क्या करेंगे, इन सबको चेक करेंगे, इन सब चीज़ों को चेक करेंगे और ये चेक करेंगे भाई कि खाते में पैसे हैं भी नहीं है, पैसे हुए पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। ये इसका यूज़ है। यहाँ तक के बाद क्लियर है। अब हम देखते हैं इसी चेक के ही कुछ फर्दर्स। अब जैसे ड्रोवर कौन होता है, ड्रोई कौन होता है, जो चेक इशू करेगा, जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज करेगा, जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज इशू करेगा। अब जैसे ऊपर चेक मैंने इशू किया था तो मैं हो गया ड्रोवर। सेक्शन 7 कहता है ड्रोवर ड्रोई, मेकर ऑफ अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक इज अ ड्रोवर। मैंने ऊपर चेक बनाया था, मैंने ऊपर चेक इशू किया था तो मैं हो गया ड्रोवर। पर्सन देयर बाय डायरेक्ट टू पे, ड्रोई, जिसके नाम पे मैंने बनाया है वो हो गया ड्रोई, XYZ हो गया यहाँ पे ड्रोई। ड्रोई इन केस ऑफ नीड, व्हेन द इन द बिल्स ऑफ when in the bill or in any endorsement there on the name of any person is given in addition to the drawing be restored to in case of need such person is called drawing in need। मतलब किसी ड्रॉई के अलावा कोई नाम लिखा गया है, जैसे हम लिखते हैं ना केयर ऑफ, तो वो हो जाता है ड्रॉई इन नीड। यहाँ तक की बात समझ में। अब आती है बात एक्सेप्टर की। आफ्टर द ड्रॉई ऑफ अ बिल हैज साइंड हिज एसेंट अपॉन द बिल, if there are more parts thereof that one, upon one of such part and deliver the same or given notice such signing the holder or
to some person on behalf, he is called acceptor. मतलब अब मान लीजिए मैंने XYZ के नाम पर वो बिल ऑफ एक्सचेंज बना दिया, चाहे चेक बना दिया, लेकिन उसके बिहाफ पर कोई और चेक लेके जा रहा है। बनाया मैंने XYZ के नाम पर ही है, लेकिन उसके बिहाफ पर कोई और आदमी लेके जा रहा है। अब उसको मैं देने से पहले पहले XYZ की सहमति लूंगा कि भाई आदमी जो आया है, क्या इसको मैं चेक दे दूं? वो बोलेगा हाँ दे दो। तो अब जो वो दूसरा आदमी लेके गया है उसके बिहाफ पर, तो वो हो गया एक्सेप्टर। यहां तक की बात समझ में आती है? एक्सेप्टर फॉर ऑनर, अगर हम बात करें एक्सेप्टर फॉर ऑनर की, when a bill of exchange has been noted or protested for non-acceptance or for better security, and any person accept its supra protest for honor of the drawer or any of one of the endorsee, such person is acceptor for honor. मतलब जो किसी आदमी के बिहाफ पर उसको एक्सेप्ट करे, या जो किसी आदमी के बेनिफिट के लिए उसको एक्सेप्ट करे, या फिर एज अ सिक्योरिटी उसको एक्सेप्ट करे। सपोज कर लीजिए मैंने चेक दिया, अब एज अ सिक्योरिटी कोई और आदमी उसको एक्सेप्ट कर रहा है, तो वो आदमी बन जाएगा एक्सेप्टर फॉर ऑनर। यहां तक की बात क्लियर है? अब हम देखते हैं पेई। पेई वो आदमी हो गया जिसका नाम उस चेक के ऊपर लिखा हुआ है, जिसके नाम पर मैं वो चेक बना रहा हूं, वो हो गया पेई। द पर्सन नेम्ड इन द इंस्ट्रूमेंट टू होम और टू हुज ऑर्डर मनी इज बाय द इंस्ट्रूमेंट डायरेक्टेड टू पे इज कॉल्ड पे। ऊपर XYZ था, उसके नाम पे मैंने चेक बनाया था, तो वो हो गया पेई। अब पेई के चक्कर में हमें एक चीज करना पड़ता है। अब जैसे ये पेई है, तो मैं यहाँ पर ये दो लाइन बना दूंगा और ऊपर लिख दूंगा अकाउंट पेई। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब ये जो पैसा है ना मेरे खाते से, खाली इसी के अकाउंट में जाएगा और कहीं नहीं जाएगा। यहाँ तक की बात समझ में आती है? अब हम देखते हैं हमारी अगली डेफिनेशंस। अगर हम बात करें हमारी अगली डेफिनेशन, तो वो कहता है होल्डर, और सेक्शन 9 कहता है होल्डर इन ड्यू कोर्स। अब इन दोनों में फ़र्क क्या होता है, पहले हम पढ़ते डेफिनेशन, उसके बाद पढ़ते हैं इसका अंतर। होल्डर ऑफ अ प्रोमिसरी नोट, कोई भी होल्डर, चाहे वो किसी प्रोमिसरी नोट का हो, चाहे वो किसी बिल्स ऑफ एक्सचेंज का हो, चाहे वो चेक का हो, कौन होगा? एनी पर्सन एंटाइटल्ड इन हिज ओन नेम टू द पोजेशन, मतलब वो उसका एंटाइटलमेंट उसके पास होना चाहिए, उसका पोजेशन उसके पास होना चाहिए, देयर ऑफ एंड टू रिसीव और रिकवर द अमाउंट ड्यू देयर ऑन फ्रॉम द पार्टीज। मतलब जो उस इंस्ट्रूमेंट पर अमाउंट लिखा हुआ है, उसको रिसीव करने की भी उसमें एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। किससे? जिससे वो उसको इंस्ट्रूमेंट मिला है। ठीक है? वेयर द नोट, वेयर द बिल और वेयर द चेक इज लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड, इट्स होल्डर इज अ पर्सन सो एंटाइटल एट द टाइम सो सच लॉस और डिस्ट्रक्शन। जब वो चेक लॉस हो जाएगा, जब वो चेक बर्बाद हो जाएगा, खराब हो जाएगा, तो भी जो उसका होल्डर है उसके पास राइट है कि वो उसका अमाउंट जो तय था वो ले सके। कैसे लेगा वो हम आगे बताएंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ इतना देखना है कि होल्डर कौन होता है। जिसके पास उस इंस्ट्रूमेंट का पोजेशन हो, जिसके पास उस इंस्ट्रूमेंट का एंटाइटलमेंट हो, जिसके पास उस इंस्ट्रूमेंट में जो अमाउंट है उसको रिसीव करने की क्षमता हो, एलिजिबिलिटी हो। यहाँ तक की बात समझ में आती है? अब हम देखते हैं होल्डर इन ड्यू कोर्स मीन्स एनी पर्सन हु फॉर कंसिडरेशन बिकम पोजेसर। अब यहाँ पर एक वर्ड जोड़ दिया गया है, कंसिडरेशन। होल्डर में कंसिडरेशन नहीं था, होल्डर इन ड्यू कोर्स में कंसिडरेशन है। अब वो कंसिडरेशन किसका होगा? किसी भी प्रोमिसरी नोट के पोजीशन के लिए हो सकता है, किसी भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज के पोजीशन के लिए हो सकता है, किसी भी चेक के पोजीशन के लिए हो सकता है।
if payable to bearer or the payee endorses thereof, if payable to order before the amount mentioned it become payable, and without having sufficient cause to believe that any defect exists in the title of the person from whom it is derived his title. मतलब होल्डर इन ड्यू कोर्स की अगर हम बात करेंगे तो उसमें किसी भी तरीके की नेग्लिजेंस भी नहीं होनी चाहिए। देखते हैं एक बार, हमारे पास तीन तरीके के होल्डर होते हैं, अपने पास तीन तरीके के होल्डर होते हैं, देखते हैं कौन कौन से। पहला हो गया होल्डर, दूसरा हो गया होल्डर इन कंसिडरेशन, तीसरा हो गया होल्डर इन ड्यू कोर्स। ये हो गए तीन। अब अगर हम पहले की बात करें, इसके पास पोजेशन होगा, डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था। पोजेशन किसका? चेक का हो सकता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का हो सकता है, प्रॉमिसरी नोट का हो सकता है, ठीक है। एंटाइटलमेंट होगी, अधिकार होगा उसके ऊपर कि हाँ ये मेरा है, और उसके ऊपर जो अमाउंट लिखी हुई है उसको वो क्लेम भी कर सकता है। सपोज अगर उसके पास कोई 5 लाख का चेक है तो वो उस 5 लाख को क्लेम भी तो करेगा। तो ये हो गया होल्डर। अब उससे अगर हम एक लेवल एडवांस जाएं तो ये तीन चीज़ें तो है ही कंसिडरेशन में, होल्डर इन कंसिडरेशन में। पोजेशन है, होल्डर में भी था। एंटाइटल है, होल्डर में भी था। क्लेम है, इसमें भी था। लेकिन इसके अंदर एक एडिशन चीज़ क्या जुड़ी? कंसिडरेशन। कंसिडरेशन बोले तो हमने कोई पहले काम किया था या हमने कोई काम करने का वादा किया है, उसके बिहाफ पर हमें चेक मिला है। सपोज कर लो मैंने आपको प्रॉमिस किया कि मैं आपको ये सेशन पूरा पढ़ाऊंगा, उसके बदले में मैं आपसे फीस लूंगा। तो आपने उस फीस के बदले में मेरे को चेक दे दिया कि ये सर आपकी अमाउंट का चेक हमने दे दिया। तो कंसिडरेशन क्या हुआ? मेरा पढ़ाना, और आपके आपने क्या दिया? मेरे को फीस दिया, चेक दिया। तो मैं इस केस में हो गया होल्डर इन कंसिडरेशन। यहाँ तक की बात समझ में आती है। अगर हम बात करें होल्डर इन ड्यू कोर्स की, तो इसमें भी पोजेशन तो है, एंटाइटलमेंट भी है, क्लेम भी है, कंसिडरेशन भी है, लेकिन इसमें एक अलग एलिमेंट जुड़ गया, गुड फेथ। मतलब कोई इंस्ट्रूमेंट मैंने गुड फेथ में लिया है जिसमें मेरी कोई नेग्लिजेंस नहीं है, तो वो हो गया होल्डर इन ड्यू कोर्स। यहाँ तक की बात समझ में आती है। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आपसे, आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा। ये एक रोमियो आशिक है और ये उसकी जूलियट, ठीक है। दोनों बहुत प्यार करते थे। एक दिन जूलियट के पापा ने रोमियो को बुलाया घर पे और बोला, ये रहा ब्लैंक चेक, इसमें अमाउंट भर ले तेरे को जो चाहिए, और दफा हो जा, दोबारा मत मिलियो इससे। तो अब इस केस में ये जो रोमियो है, ये होल्डर हुआ या होल्डर इन कंसिडरेशन हुआ या होल्डर इन ड्यू कोर्स हुआ? इस केस में ये रोमियो होल्डर हुआ, होल्डर इन कंसिडरेशन हुआ, या होल्डर इन ड्यू कोर्स हुआ? तो इस केस में रोमियो सिर्फ होल्डर हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसके पापा ने बोला ब्लैंक चेक ले और दफा हो जा। कंसिडरेशन कहाँ है? कंसिडरेशन कुछ नहीं है। अब आप में से कई लोग बोलेंगे कि कंसिडरेशन सर ये है कि इसकी की लाइफ से दफा हो जाओ। तो भैया ये लव एंड अफेक्शन वाली चीज़ें नहीं आती हैं। कुछ काम करने के लिए बोला है, नहीं ना, तो यहाँ पर कंसिडरेशन नहीं है, तो ये होल्डर इन कंसिडरेशन तो होगा ही नहीं। अब जब कंसिडरेशन ही नहीं है तो होल्डर इन ड्यू कोर्स भी कैसे होगा? तो ये होगा सिर्फ होल्डर, रोमियो होगा सिर्फ होल्डर। यहाँ तक ये बात समझ में आती है। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। एक और एग्जांपल अगर हम लें, ये है मिस्टर बनारसी लाल और ये है मिस्टर छगन लाल। ये है मिस्टर छगन लाल।
अब बनारसी लाल ने एक समय पर छगन लाल के बेटे को डूबते हुए बचाया था, डूबते हुए बचाया था। और छगन लाल जी ने बनारसी लाल को प्रॉमिस किया था कि ये मैं तेरे को 1 लाख रुपए का चेक इनाम में दे रहा हूँ। और इनाम में क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि तूने मेरे बेटे को डूबने से बचाया। तो इस केस के अंदर यहाँ पर क्या कंसिडरेशन है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि जो बनारसी लाल जी ने कभी पहले काम किया था, क्या काम किया था? छगन लाल के बेटे को बचाया था। तो उसी के कंसिडरेशन में ये चेक दिया गया था छगन लाल के द्वारा बनारसी लाल को। तो यहाँ पर ये होल्डर इन कंसिडरेशन हुआ, होल्डर इन कंसिडरेशन हुआ। यहाँ तक की बात समझ में आती है? आई थिंक आपको इन दोनों का फर्क समझ में आ गया होगा। अब अगर हम एक और बात करें, मैंने एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज इशू किया जिसके ऊपर लिखा हुआ था मैक्सिमम लिमिट 50,000 रुपए की। बिल्स ऑफ एक्सचेंज इशू किया, बिल ऑफ एक्सचेंज इशू किया मैंने, जिसकी मैक्सिमम लिमिट थी 50,000 रुपये। ठीक है, लेकिन मैंने इसमें अमाउंट कितनी डाल दी? 60,000 रुपये। और वो एक्सेप्ट किसने कर लिया? मिस्टर बी ने। अब जब वो उसको अब जब टाइम पीरियड पूरा हुआ, अब मिस्टर बी तो इसमें उम्मीद में थे कि मेरे को मिलेंगे कितने, 60,000 रुपये मिलेंगे, लेकिन मैंने कितने दिए? 50,000 रुपये। मिस्टर बी बोलेगा भाई 50 क्यों दिए? तो मैं बोलूँगा भाई साहब ये देखो मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 50,000। बी बोलेगा कि तूने तो भाई ये 60 लिखा था। तो मैं बोलूँगा भाई साहब आप होल्डर इन ड्यू कोर्स थे। जब इसमें ऊपर स्टैंप लगी हुई है मैक्सिमम 50,000 रुपये, तो मैं आपको 60 कैसे देता? ये तो आपने नहीं देखा, तो आपकी गलती है। तो अब आई थिंक आपको होल्डर, होल्डर इन कंसिडरेशन और होल्डर इन ड्यू कोर्स, इन तीनों में फ़र्क समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं हमारी आज की लास्ट डेफिनेशन, जो कि बात करती है सेक्शन 10 की, जो कि कहता है पेमेंट इन ड्यू कोर्स। अब जैसे होल्डर इन ड्यू कोर्स में गुड फेथ था, नेग्लिजेंस था, वही सेम बात इसमें भी लिखी है। पेमेंट इन ड्यू कोर्स मीन्स पेमेंट इन अकॉर्डेंस विद द अपेरेंट टेंडर। जिस तरीके से बोला गया इंस्ट्रूमेंट में उस तरीके से करनी पेमेंट, गुड फेथ में करनी है, बिना किसी नेग्लिजेंस के करनी है। किसको? किसी भी ऐसे आदमी को जो उस इंस्ट्रूमेंट का अधिकारी हो, जिसके पास वो इंस्ट्रूमेंट हो, अंडर सर्कमस्टांसेस विच डू नॉट अफोर्ड अ रीजनेबल ग्राउंड फॉर बिलीविंग इट नॉट एंटाइटल। और जो इंस्ट्रूमेंट उसके हाथ में है उसका एंटाइटलमेंट भी उसके पास होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई फर्जी उठ के आ जाए। टू रिसीव पेमेंट ऑन द अमाउंट देयर इन मेंशन। जिस आदमी के पास वो इंस्ट्रूमेंट है उसके पास वो अधिकार भी होना चाहिए कि जो इंस्ट्रूमेंट में अमाउंट लिखा हुआ है वो अमाउंट का पेमेंट वो रिसीव कर सके। यहाँ तक की बात समझ में आती है? हमने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 10 तक करा है आज। और ये आज पहला लेक्चर था, और मेरी कोशिश रहेगी आपके 12 से लेकर 13 लेक्चर के अंदर ये ख़त्म कर दिया जाए। तो कल सेम टाइम पर दोबारा मिलते हैं हमारी नए लेक्चर के साथ। कल हम कवर करेंगे सेक्शन 11 से लेकर 24-25 तक। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।